हेलो बच्चों, खेरा मार्ट जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग मॉडल सेट पढ़ रहे थे। आज हम लोग मॉडल सेट नंबर 3 पढ़ेंगे। तो मैथ का एग्जेक्टिव चल रहा है, तो आज मॉडल सेट नंबर 3 से कुछ होगा और आप लोगों को हम मॉडल सेट 2 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव का आज 3 से होगा, तो अच्छे से पढ़िए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और चलते हैं बिना देरी किए प्रश्न की ओर। ये मेरा पहला प्रश्न है कि दिया हुआ है 5 + 3√2 दिया है। पूछ रहा है एक है, यानी कि पूछ रहा है प्रमेय संख्या की अप्रमेय संख्या है। जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं वो प्रमेय संख्या होता है, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अप्रमेय संख्या होता है। और साधारण भाषा में आपको बताएं, जिस संख्या को पूरा आपका वर्गमूल निकलता है वो प्रमेय संख्या होता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अप्रमेय संख्या है। तो देखिए √2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, दशमलव में आएगा। जब दशमलव में आएगा तो अप्रमेय संख्या होगा। तो इसका आंसर होगा अप्रमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी होगा अपरिमेय संख्या, संख्या होगा। नोट डाउन कीजिए, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ये मॉडल सेट नंबर 3 चल रहा है अभी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। 2 कह रहा है निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या है। देखिए ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन में दिया है 28 और बी में दिया है 69 और ये सी में 71 और डी में दिया है 63 दिया है। आपको अभाज्य संख्या पूछ रहे हैं ना, तो देखिए अभाज्य संख्या आखिर कहते किसको है? अभाज्य संख्या। देखिए जो अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो एक से या स्वयं से कटता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक से या स्वयं से कटता हो उसे अभाज्य संख्या का कहते हैं। बाद में किसी से नहीं कटेगा तो उसमें चेक कर लीजिए, एक से तो कटेगा ही कटेगा, प्लस स्वयं से भी कटेगा, प्लस 7 से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 7 से भी कट रहा है। ये ले लीजिए, ये देखिए 21 से कट रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है एक से या तो स्वयं से कटना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हुआ। 71 देखिए किसी से नहीं कटेगा, या तो ये एक से कटेगा, 71 जो है या तो एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, बाद बाकी ये किसी से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, यानी कि अभाज्य संख्या होगा। एक अभाज्य संख्या इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, सी होगा। देखिए 63 की चेक करें, 9 × 63, देखिए 9 से कटता है। इसका रूल अभाज्य संख्या कह रहा है कि इसका रूल है कि ये तो एक से कटना चाहिए या तो स्वयं से कटना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। चलिए प्रश्न संख्या का रहा 3। देखिए अभी हम आपको तुरंत हम बोले हैं, देखिए आ गया, निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या है? अप्रमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 7, ऑप्शन नंबर बी में दिया है √13, ऑप्शन नंबर सी में दिया है √25, ऑप्शन नंबर डी में दिया है √31। आपको बोले हैं, इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन अप्रमेय संख्या नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन अप्रमेय संख्या नहीं। आप लोगों को बताए हैं कि जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए वो प्रमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अप्रमेय संख्या है। तो 7 का वर्गमूल देखिए दशमलव में आएगा, 13 का वर्गमूल दशमलव में आएगा और 31 का भी वर्गमूल दशमलव में आएगा। लेकिन √25 का वर्गमूल 5 होता है, √25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये प्रमेय संख्या है। ये प्रमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या। ये प्रमेय संख्या है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, यही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा था इसमें से कौन अप्रमेय संख्या नहीं है। तो √25 जो है अप्रमेय संख्या नहीं है, ये प्रमेय संख्या है। नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, चौथा नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। निम्नलिखित में से किस परमय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा? हम आप लोगों को बताए हैं शांत और अशांत का रूल क्या होता है। शांत और अशांत का रूल होता है जब इसका हरों का रूप, इसका हरों का जो रूप होता है, हरों का रूप होता है m गुने 5 के पावर n हो। जब हरों का रूप 2 के पावर m और 5 के पावर n हो, इस रूप में हरों का रूप रहता है, तब शांत होता है। तब क्या होता है? शांत होता है। देखिए हरों का रूप इस फॉर्म में होना चाहिए, हरों का रूप, ठीक है। जब हरों का रूप इस फॉर्म में है तो शांत होगा, यदि इस फॉर्म में नहीं है तो अशांत होगा। तो चेक कर लेता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमको, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2/15 और बी में दिया हुआ है 11/160 और सी में दिया हुआ है 17/160 और डी में दिया हुआ है 6/35। तो आपको इसको पहले चेक कर लेना है। देखिए हरों के रूप को पूछ ली, क्या लिखा है? हरों का रूप 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो तो वह शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो देखिए इसका जो करेंगे 15 का करेंगे तो देखिए इसका प्रमुख क्या निकलेगा, ये जो निकलेगा, देखिए ये निकलेगा 5 गुने 3 निकलेगा, 5 गुने इसका 3 होगा, 5 गुने ये 3 होगा। ये नहीं है, इस फॉर्म में है नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 160 को चेक करना, हरे को चेक करना है, हरों को ही मात्र चेक करना है। इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 16 गुने 10 लिख सकते हैं। उसको और फैक्टर हम तोड़ लेते हैं। देखिए उसको लिख सकते हैं, यानी कि 4 गुने 4 16 हो गया, और गुने 5 गुने 2 लिख सकते हैं। 4 उसको भी तोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा? देखिए छोटा छोटा करके तोड़ लेना है ताकि भारी नहीं हो जाए। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 5 के पावर 2 के पावर 5 और 5 के पावर 1 होगा। एक ही 5 है ना तो 1 होगा। देखिए इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, देखिए ये इस फॉर्म में है कि नहीं, बिल्कुल ये फर्क है। 2 के पावर 5 m की जगह पर 5 आया और 5 तो है n की जगह पर 1 आया, इसी फॉर्म में है। इसका मतलब ये शांत है, ये शांत है, तो ये शांत होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये शांत होगा, ठीक है। यही शायद पूछ रहा था क्वेश्चन इसमें से पूछ रहा कौन सा प्रसार शांत है, तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। लेकिन ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चेक करने से देखिए 7 5 6 35 होता है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस रूप में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे से मन लगा के पढ़िए, और मैट्रिक में मैथ में 100 में से 99 % मार्क लाइए, और हर विषय में नंबर लाइए, और 400-450 से ऊपर टपा दीजिए, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लिए, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए और यही प्रश्न सब पूरा एग्जेक्टिव में आएगा, यही प्रश्न सब पूछेगा, बशर्ते आप लोग अच्छे से पढ़िए। एमबीटी गाइड में भी सॉल्यूशन करवाए हैं, क्वेश्चन बैंक भी करवाए हैं, अभी मॉडल सेट भी चल रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। और चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आराम से पढ़िए। 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक होता है। कितना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है ये सब कि देखते मात्र आप टिक कर दीजिएगा। 2 लगातार सम संख्याओं का मस हमेशा 2 होता है। 2 लगातार संख्याओं का मस हमेशा, 2 लगातार सम संख्याओं का मस हमेशा महत्तम समावर्तक हमेशा 2 होता है।
इसे कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल के कैसे होता है। देखिए मान लीजिए कि आप कोई भी दो लगातार हमको संख्या बोलिए, कोई भी लगातार दो संख्या बोलिए, जैसे ले लेते, देखिए कुछ भी बोलिए, लगातार दो लगातार सम संख्या बोलिए, तो देखिए 2 होगा और 4 होगा, लगातार दो सम संख्या है बिल्कुल। उसमें यदि हम उसको एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे 2 से, तो देखिए 2 दूना 4, ये पूरा कट रहा है, कट गया। इसी साइड वाला मेरा एचसीएफ होता है, यही मेरा एचसीएफ हो गया, 2 आया कि नहीं 2। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेके देख लेते हैं। चलिए कुछ भी एग्जाम्पल आप बताइए, ले लेते हैं 4 और 8 लेते हैं, लगातार दो अभाज्य संख्या नहीं है, 6 होगा, लगातार लगातार दो सम संख्या हुआ। तो अब देखिए 6 में हम 4 से हम चेक करेंगे, तो 4 का 4 होगा, देखिए एक मरतबे लगेगा, बचेगा 2 उतरेगा। अब फिर 4 में हम यदि 4 से देंगे ना, 2 से देंगे, 2 दूना 4, देखिए ये कट गया, फिर आया कितना, फिर 2 आया, फिर एचसीएफ आ गया कितना, महत्तम समय तक 2 आया। तो यानी कि आपको डिफिनीशन आपको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा 2 होता है, ये फिक्स है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन जो है इसका सी होगा इसका आंसर, यानी कि 2 होगा इसका आंसर। ठीक है, 2 नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 में 50 एग्जेक्टिव में से 50 एग्जेक्टिव आप लोगों को सही होगा, एक भी गलत नहीं होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 6 नंबर क्वेश्चन इतना बार रिपीट हुआ है, इतना बार रिपीट हुआ, बहुत ज्यादा बार 6 नंबर का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मॉडल सेट में, एमबीडी गाइड में, क्वेश्चन बैंक में, हर जगह ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद हो, देखिए अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद हो, दिया हुआ है x प्लस x माइनस 2 के शून्यक, जब शून्यक लगा देता आगे 0 जरूर लगाइएगा, हो तो पूछ रहा है 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान होगा, क्या होगा? तो आप लोग इसका मान डायरेक्ट याद रखिएगा, इतना बराबर डायरेक्ट याद रखिएगा, माइनस बी बाय सी, माइनस बी बाय सी, उसको डायरेक्ट आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो देखिए ये तो 1 होता है और ये भी 1 हुआ और सी बराबर माइनस 2 हुआ, तो देखिए माइनस, देखिए माइनस बी है, बी कितना है 1 है, तो माइनस 1 हुआ, और सी कितना है माइनस 2 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया हुआ है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये कैसे आता है आप लोग पूछिएगा, ये कैसे आता है, तो आप देखिए ये सब कैसे आता है, हम आपको लोगों को बता देते हैं। देखिए चलिए ये दिया हुआ है ना, उसको तोड़ेंगे कैसे, देखिए अल्फा प्लस बीटा का अथी लेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो क्या होगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा होगा। आप देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना बीटा प्लस, इस बार बीटा से बीटा खर्चा होगा तो अल्फा बचा। ठीक है, अब बताइए उसको इस साइड भी लिख सकते चाहे उस साइड लिखे, देखिए उसको अल्फा लिखे चाहे बीटा लिखे, या तो बीटा लिखे प्लस या अल्फा लिखे, बात बराबर पड़ता है ना। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है बी बाय ए होता है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बाय ए होता है, तो देखिए ए कैंसिल हो गया, कितना बचा बी बाय सी बचा, यानी कि यही तो था। तो इसीलिए इस तरह से पूछे तो डायरेक्ट याद रखिए, माइनस बी बाय सी याद रखिएगा और तुरंत टिक करके आ जाइए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिए ये पिछला मॉडल सेट में भी रिपीट किया गया था प्रश्न। बिंदु दिया है, यानी कि 6 माइनस 5 दिया है, का कह रहा है भुज निकालने के लिए, भुज पूछ रहा है। तो देखिए आपको उस पहले वाला सेट में लिखा है, जो प्रथम वाला जो होता है उसको भुज कहते हैं,
भुज कहते हैं। क्या लिखा, इसे भुज कहते हैं। उस साइड वाला y वाला को कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका थ्योरी में दिया हुआ है सवाल। तो देखिए इसमें भुज पूछा, तो भुज कितना होगा? तो भुज तो 6 हुआ, तो आंसर होगा, तो भुज कितना हुआ? भुज 6 हुआ। आंसर नंबर, आंसर 1 होगा इसका सही, ये इसका आंसर होगा। 6 इसका आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न है कि बिंदु 2 और 3 स्थित है, पदान पूछ रहा है। जैसे कि देखिए आप लोगों को बताएं, ये होता है x, ये होता है y अक्ष, ये होता है y अक्ष, ये होता है y डैश अक्ष, ये होता है x डैश अक्ष, इसको होता है x डैश। इस साइड जो होता है प्लस प्लस होता है, इस साइड होता है माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है और प्लस माइनस होता है। इसको प्रथम पाद बोलते हैं, इसे द्वितीय पाद बोलते हैं, इसके तृतीय पाद बोलते हैं, इसके चतुर्थ पाद बोलते हैं। तो एक बात बताए, इसमें पूछ रहा है कि प्लस प्लस दिया है, इसमें मतलब कि 3 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या किया है? 3 दिया है। दोनों जब प्लस प्लस में रहे तो प्रथम पाद में आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1, यानी कि प्रथम पाद होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बार ये क्वेश्चन को पढ़ा दिए हैं, यदि आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन बन गया होगा आप लोगों को, यदि रिवाइज किए होंगे तो। जिसको ये किताब नहीं है, इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ रहता है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो अपने नज़दीकी मार्केट से आप लोग ये बुक खरीद लीजिए और उसको पढ़िए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर a या y बराबर b समीकरण दिया हुआ है, यदि समीकरण दिया हुआ x माइनस 2 और तथा y प्लस x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 4, तो हल a और b के मान होगा। यानी कि यही पूछ रहा है कि ये कौन पदान में होगा। तो देखिए सबसे पहले उस दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर पहले जोड़ लेंगे तो 2x बराबर ये कितना हुआ 6, तो x का मान कितना निकला 3, 3 दूना 6। अब y निकाल लेंगे, y कितना निकलेगा, y निकालना है। तो y निकालने के लिए देखिए इसमें हम मान पुट कर देंगे। देखिए ऐसे किसी भी दोनों समीकरण में किसी में भी एक में मान रखिए, ये मान निकलेगा ही। देखिए x बराबर था 3, y बराबर बाई 2 बराबर 2, माइनस वाई ये 2 है, ये 3 है प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो क्या बचा माइनस वाई बराबर माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, बचा कितना y बराबर 1। तो कितना बचा x और y का जो वैल्यू आया 2 और 1 आया। देखिए 2 1 आया, ये तो प्लस प्लस में आ गया। आपको अभी खुद हम अभी बताए इस साइड प्लस प्लस होता है, इस साइड माइनस प्लस होता है, कथा माइनस माइनस होता है, ये तृतीय में होता है, ये चतुर्थ में प्लस और माइनस होता है, चतुर्थ में होता है। तो देखिए प्लस प्लस में है 2 और 1 प्लस प्लस में आ गया, तो देखिए यानी कि प्रथम क्वांटम इक्वेशन में है, यानी कि प्रथम पाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, प्रथम पाद में होगा। चलिए प्रश्न संख्या अब देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 नंबर 10 प्रश्न है। फिर यही पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन दे दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ है और x प्लस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। तो 2x बराबर 6 होगा, तो इसका मान कितना निकला x बराबर 3 होगा और y के मान तभी कितना निकला था 1, यानी कि x और y कितना हो जाएगा 3
कॉमा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर इसका 3 और 1, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। पिछले वाला में भी चेक कर लीजिएगा, पिछले वाला में भी 3 और 1 ही होगा, यहाँ 2 लिख दिए थे 3 के जगह पर, काटने में यहाँ पर उसको चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11। ये कह रहा प्रश्न संख्या, समीकरण y से मूलों की प्राकृतिक होती है। इसमें पूछ रहा है मूलों की प्राकृतिक हुआ, पिछले सेट में भी आया था कि x² + 2x + 4 = 0। तो पूछ रहा है मूलों की प्राकृतिक होगी, मूलों की प्राकृतिक होगी। तो देखिए a बराबर 1 हुआ, b बराबर ये 2 हुआ और c बराबर 4 हुआ। तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac होता है। तो देखिए यहाँ का 2 है तो 2 का स्क्वायर -4 गुने और a के पावर मान 1 है गुने 4, तो 4 - 16 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 में से 16 घटाएंगे तो 4 में से 4 चौक 16 हो गया, ठीक है, 4 चौक 16, 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, 12 बचा, लेकिन ये माइनस में बचा। तो एक बात बताइए, ये जो माइनस में बचा ये तो 0 से छोटा है, ये माइनस क्या है, 0 से छोटा है। जब d जो है, ये जो है d जो है मतलब कि 0 से जब छोटा होता है तो संख्या अवास्तविक होता है, संख्या अवास्तविक होगा। ये क्या होगा, अवास्तविक होगा। होगा, ठीक है, अवास्तविक होगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। जब 0 से 12 जब छोटा आ गया तो ये अवास्तविक होता है, ये रूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है मेरा, 13 नंबर का प्रश्न करा है, बिंदु ए, बिंदु 10 और नहीं, बिंदु 4 और 10 और 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदुओं से बिंदु 0,2 की दूरी कितनी होगी, दूरी पूछ रहे हैं कितनी होगी। तो देखिए 2 बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, उससे मिलाने वाली रेखा मान लें कि ये रेखा ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इसका निर्देशांक दिया है 4 और 10 दे दिया है, ठीक है, और इसका दे दिया है 2,2 दिया हुआ है। मतलब कि यहाँ पर कोई इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो क्या होता है, मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के निर्देशांक क्या होता क्या है। तो मान लीजिए कि बीच में मेरा ये कोई x और y है, x और नहीं तो चलो a और b मान देते हैं, a और b है, a और b है, ठीक है। तो मध्य बिंदुओं का निर्देशांक होता क्या है, देखिए तो क्या होता है, देखिए एक सूत्र होता है, आपको बताए थे कि a बराबर पहले निकालेंगे, तो क्या होता है x1 + x2/2 होता है, और एक और होता है b भी निकालना है ना, तो b बराबर निकालेंगे तो y1 + y2 = 2 होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो हुआ x1 उसको मान लेते हैं, उसको y1 मानते हैं, उसको x2 मानते हैं, उसको y2 मानते हैं। तो देखिए कितना है, x1 कितना है 4 प्लस और ये कितना है 2/2 करेंगे, यानी कि 6/2 करेंगे, काटेंगे तो 3 आया, ठीक है, ये 3 तो आ गया। अब देखते हैं y1 कितना है 10 है प्लस 10 है और ये 2 है, 2 से भाग देंगे तो यानी कि 12/2, इसको में भाग देंगे तो कितना होगा 6, यानी कि आगे, यानी कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है कितना आ गया 3 और 6 आ गया। अब पूछ रहा है, देखिए मध्य बिंदु से बिंदु 0,2 की दूरी क्या होगी। अब सवाल में अब दिया हुआ है कि देखिए
कि मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु क्या क्या निकाले है अभी, मध्य बिंदु 3,6 निकाल, 3,6 निकाल। इस दूरी से 3,6, इस दूरी से 0.2 की दूरी कितनी होगी। अब पूछ रहा है ये दूरी कितनी होगी, तो अब इसके लिए होगा ये x1 होगा, y1 होगा, ये होगा x2 और y2 होगा। अब ये दोनों के बीच के दूरी पूछ रहा है, मान लीजिए कि ए बी के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है सवाल में ये पूछ रहा था। तो हम दूरी बराबर आप सूत्र जानते हैं, दूरी बराबर सूत्र आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कई बार लिखा दिए हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा है ना। तो अब देखिए बैठा लीजिए इस पर, देखिए x1 कितना है 3 हो गया, माइनस और y2 कितना है 0, जो 0 का पूरा का स्क्वायर, y1 6 है, माइनस और ये कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर। अब 0 में से 3 में से 0 गएगा तो 3 है, 3 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 2 घटाया तो 4 का स्क्वायर, कितना बचा, देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 करेंगे तो रूट अंडर कितना आ जाएगा 25। 25 किसका वर्गमूल है 5 का, 25 किसका वर्गमूल है 5 का, यानी कि 5 इकाई इसकी आंसर होगा, 5 इकाई इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़िए सूत्र और बढ़िया से याद कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 है, यदि त्रिभुज एबीसी शीर्षों के निर्देशांक कितना है, तो त्रिभुज के केंद्रकों के निर्देशांक होगा, केंद्रकों के करार निर्देशांक होगा। देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज है ए बी और सी दिया हुआ है, और इसका निर्देशांक दिया है 2 और 4, और इसका निर्देशांक दिया है 0 और 6, और इसका निर्देशांक दिया है 4, प्लस में है 4 और माइनस 1 दिया हुआ है। हम जानते हैं उसको x1 लिखते हैं, उसे y1 लिखते हैं, इसको x2 लिखते हैं और y2 लिखते हैं, इसको लिखते हैं कितना, इसको लिखते हैं x3 और इसको लिखते हैं y3 लिखते हैं, ठीक है। तो एक सूत्र होता है, ठीक है, इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाले, देखिए इस तरह से बिंदु है, इस तरह से होता है, यही ये मान कि P पर मिलता है, तो यही बिंदु के मध्य बिंदु को मिलाने वाले केंद्रकों के निर्देशांक पूछ रहा है। यही केंद्रक जो होता है ना, इस बीच के केंद्रक, इसी का निर्देशांक पूछ रहा है हमको, इसी का निर्देशांक पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, लिखेंगे यहां से, लिखेंगे त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक P मारे है ना, तो P मान लेते, क्या दिक्कत है, इसका सूत्र होता है इसका निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 होता है, बाय 3 होता है, एक तो और होता है, तो y के लिए भी होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 होता है, बाय 3 होता है, ठीक है। देखिए x1 वाला सब साइड वाला आता है, x1 कितना है 2 है, और x2 0 और x3 4 है, बाय 3 कर लेंगे। इस साइड क्या है, x1 कितना है 4 है, प्लस y 6 है, प्लस एक माइनस भी है, कितना हो जाएगा y 3 हो जाएगा। चलिए 2 और
4 6/3 हो गया, और ये हो गया 10, 10 में से गया तो 9/3 हो जाएगा। 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी कि 2,3 आ गया। यानी कि इसका जो बीच का जो केंद्रों का जो त्रिभुज के केंद्रकों का जो निर्देशांक आ गया, जो 2,3 आएगा, 2,3 आ गया। ऑप्शन नंबर बी में होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा आंसर। यही पूछ रहा था कि यहाँ पर जो निर्देशांक बनेगा केंद्र पर, ये कितना बनेगा, तो ये सूत्र होता है x1 + x2 + x3/3, ये सूत्र होता है। इसे आप, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। जो बच्चा जिसको नहीं समझा है, हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको हम समझा देंगे। जो दिक्कत है उसको हम जरूर फिर से बताएंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 15 प्रश्न है, बिंदु संरेख पूछ रहा है। तो मैंने कि एक त्रिभुज है, देखिए एक त्रिभुज है, ए बी सी दिया हुआ है, और एक बिंदु 1 दिया है, 2 दिया हुआ है, और ये 0,0 दिया हुआ है, और ए और बी दिया हुआ है। हम जानते हैं ये जो होता है x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, और ये y2 होता है, ये x3 होता है, ये y3 होता है। तो संरेख पूछ रहा है। हम जब संरेख पूछता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 0 होता है। जब संरेख पूछता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। इसका सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y3 - y2 प्लस x2 y2 - y1 प्लस x3, यहाँ होता फिर हो जाएगा x1 - x2 = 0। यही होता है। तो 1/2, और देखिए x1 का मान कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। y3 कितना है, y3 जो है y3 b है, तो b लिखेंगे, माइनस y2 कितना है 0, तो 0 लिखेंगे, प्लस x2 कितना है 0, तो 0 लिखेंगे। y2 कितना है, y2 कितना है, y2 0 है, तो 0 लिखेंगे, माइनस y1 कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे, प्लस x3 कितना है, x3 a है, तो a लिखेंगे। y1 कितना है, y1 2 है, तो 2 लिखेंगे, और y2 कितना है 0, तो 0 लिखेंगे, घेर देंगे इसको 0। ठीक है, 1/2 होगा। जब उसको गुना करेंगे तो क्या बचेगा, b बचेगा, b हुआ, और ये प्लस, ये वाला प्लस, ठीक है। ये यहाँ से तब किसी भी अंक में 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कितना बचेगा 2a = 0। अब बताइए 1/2 होगा, अब b + 2a होगा, ये हुआ ना, = 0। उसको तोड़ लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, b + 2a/2 = 0। जब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो क्या होगा 0 हो जाएगा, b + 2a = 0। ठीक है, तो b बराबर होगा 2a - 2a। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये वाला कभी माइनस में नहीं होता, पॉजिटिव में, प्लस में होता है। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा b = 2a होगा, क्योंकि ये माइनस में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, उसको नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
16 नंबर का प्रश्न है। 16वां प्रश्न है, दो समान कोणीय भुजाओं के उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है? ये थेल्स प्रमेय का कथन है और थेल्स प्रमेय में ये लिखा गया है। और ये प्रश्न चौथा पांचवा बार शायद रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, थेल्स होगा, थेल्स प्रमेय होगा, नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। 17 क्या कह रहा है प्रश्न? यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होता है। इसे नोट डाउन करिए, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा इसका आंसर। नोट डाउन कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 18। 18 प्रश्न कह रहा है, यदि त्रिभुज एबीसी और सर्वांशंग त्रिभुज डीईएफ दिया हुआ है तो त्रिभुज डीईएफ का मतलब दो सर्वांशंग त्रिभुज दिया हुआ है, दो त्रिभुज दिया हुआ है, मतलब ये दो त्रिभुज दिया हुआ है। एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, और एक दिया है डी ई और एफ दिया हुआ है। तो पूछ रहा है दोनों सर्वांशंग है, दोनों जो है त्रिभुज ए बी सी सर्वांशंग त्रिभुज डी ई एफ है ना। तो दे रहा है सवाल में ई एफ जो है इसका 4 सेंटीमीटर है और बी सी दोनों को, इसका दोनों का दिया है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दे दिया है, चलिए इसका क्षेत्रफल दे दिया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल बोला है निकालने के लिए इसका। तो हम जानते हैं एरिया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। एरिया त्रिभुज एबीसी जब सर्वांशंग होता है तो आपको बताए थे कि एबीसी का त्रिभुज का क्षेत्रफल बाय एरिया त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल उसके संगत भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। इसके संगत भुजा के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमको ये नीचे वाला दिया है तो यही ले लेंगे। तो बी सी बाय ई एफ का इसके वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए, या ई त्रिभुज का मान दिया हुआ ऊपर वाले के 54 ले लिए, इसका मान नहीं दिए हैं, इसका मान नहीं दिया गया है। तो चलिए मान लेते हैं कि उसको हम x तब तक मान लेते हैं। इसका क्षेत्रफल मान लेके x होगा, ठीक है। तो ये x हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? BC कितना दिया है? 3 और EF दिया है 4, इसका स्क्वायर कर लेंगे, या 54 बटा x, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 हुआ। और x के मान निकलेगा 16 छक 96 होता है। 96 सेंटीमीटर क्यों होगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर, यानी कि x का मान जो निकलेगा, इस त्रिभुज का मान निकलेगा जो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी इसका आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये इस तरह के प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से पढ़िए और बार बार सूत्र को रिवाइज करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, एक वृत्त के अंदर दिए गए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ये तो कहने से 0। देखिए भाई, वृत्त क्या है? एक वृत्त के अंदर केंद्र है, इसके अंदर से स्पर्श रेखा हम नहीं खींच सकते हैं, 0 रेखा खींचा सकता है। इसके के अंदर से हम कोई रेखा नहीं खींच सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका होगा 0। आंसर नंबर डी, नोट डाउन कर लीजिए।
पिछले सेट में भी 20 नंबर का प्रश्न था, इसलिए इसका नहीं करवाएंगे, आंसर सिर्फ बता देते हैं। सर्वांशक दिया है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा। इस समरूप का नियम आप अच्छे से पढ़ लीजिए और क्योंकि पीछे बताया गया है, और इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी जहां एंगल सी समकोण है तो AB स्क्वायर बराबर होगा। देखिए एक समबाहु समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये दिया है ए दिया हुआ है और ये बी, और एंगल ये जो है सी समकोण दिया है, ये सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, ये सवाल में प्रश्न में दिया गया है। समबाहु समकोण त्रिभुज, ये समबाहु समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि ए भुजा और ए जो बराबर है, समबाहु समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ लिखेंगे ये शायद प्रश्न थेल्स प्रमेय में अध्याय नंबर भारतीय भवन का दूसरा का 6 नंबर का शायद प्रश्न दिया है इस किताब के अंदर। चलिए तो देखिए, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें देखिए इसलिए चूंकि AC बराबर BC दिया गया है, समीकरण 1 है, ये दोनों दिया हुआ है, इसमें बोला गया है, तो एंगल C बराबर, इसलिए एंगल C बराबर 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो हम लोग एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मेरा, पाइथागोरस प्रमेय होता है ए बी का स्क्वायर, AB का स्क्वायर यानी कि लंब यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए तो AC का स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर क्या लगे, AC बराबर BC या BC बराबर AC, तो हम BC की जगह पर हम AC रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे BC की जगह पर हम AC रख देंगे, AC स्क्वायर। देखो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2AC स्क्वायर होगा, यानी कि यही पूछ रहा था कि AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कि 2AC होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, इसीलिए अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा PA तथा PB के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो कोण POA क्या होगा। देखिए एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, इस पर 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, यहाँ एक P बिंदु मान लीजिए, P बिंदु है, यहाँ पर एक 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, यानी कि बिंदु P पर मान लो ये A हुआ और ये P है, ये वृत्त का जो केंद्र है उसको हम मिला दिए, ये केंद्र है, इसका जो मान दिया है 80 डिग्री, ये 80 डिग्री दिया हुआ है। आपको बता दिए, कुछ बताए हुए थे, परिधि पर, वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है। क्या होता है, इसके ट्रिक से बना देते हैं। वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। ओके, और उसको हम केंद्र से यहाँ तक उसको हम मिला देते हैं। जब उसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, जब उसको 2 भागों में हम 80 को डिवाइड करेंगे तो यानी कि 40 डिग्री होगा, 40 डिग्री इस साइड भी होगा, 40 डिग्री हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ट्रिक से बता रहे हैं ना, आपको पूछ रहा है ये केंद्र O है, हमको पूछ रहा था प्रश्न में कि एंगल
POA कितना होगा, यानी कि जो PAO कितना होगा, यानी कि ये पूछ रहा है। तो आप बताइए यहां से लेके यहां तक एक त्रिभुज बन रहा है, यहां से याद कीजिए, देखिए यहां से यहां तक एगो त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। आप जानते हैं एक एंगल दे दिया है 40, एक एंगल है 90। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए 90 और 40 कितना हो गया, 90 और 40 हो गया कितना, देख लीजिए 130। जब 90 और 40 130 हो गया, हमको त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी ले लेते हैं, तो यानी कि 180 होना चाहिए। तो देखिए एंगल हमको पी से दे दिया है कितना, एंगल पी कितना है 40 डिग्री, और एंगल ओ तो हमको पता नहीं है, ठीक है ना, ये कितना दिया है 90 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री। एंगल हमको सी हमको निकालना है ना, निकालना, ठीक है, एंगल सी निकालना है। तो देखिए एंगल सी बराबर 180 में से 130 घटा लेंगे, 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50 डिग्री बचेगा, यानी कि यही तो पूछ रहा था भाई, 50 डिग्री होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ए होगा। तो थोड़ा जब एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसमें थोड़ा दिमाग भी लगाइए, ठीक है ना, दिमाग लगाइएगा तो आप बन जाएगा, क्योंकि 80 दिया हुआ था। जब उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, बांटेंगे तो 40 डिग्री का एंगल बने। अब वृत्त के परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो दो को, इसके बाद एगो त्रिभुज बना, इसके बाद एक त्रिभुज बना, त्रिभुज के दोनों कोनों का, तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है। तो ये कोण कितना होगा, ये 130 हो गया था, और 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री, यानी कि हम डायरेक्ट मार सकते थे यहाँ पर ये 50 डिग्री का होगा, ठीक है। और यदि पूरा कोण पूछे तो यानी कि 100 होगा, यानी कि दोनों की 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्या 100 हो जाएगा, तो ये 50 पूछ रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मारिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन समझ में न आए तो कमेंट कीजिए, फिर से इस क्वेश्चन को हम बताएंगे। अब इसका कमेंट कीजिएगा तो डिटेल में बताएंगे। हालांकि एग्जेक्टिव है इसलिए इस तरह से बता देते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है त्रिभुज क्या दिया हुआ है, त्रिभुज DA और BC, मतलब एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज DC समांतर BC दिया है, तो यहाँ एक होगा, फिक्स है, एक होगा। और पूछ रहा है कि D तथा इस प्रकार समांतर, यानी कि D समांतर BC है। पूछा AD जो है 3 दिया है, और DB 1 दिया हुआ है। तो AE जो है 6.6 दिया हुआ है, 6.6 सेंटीमीटर दिया हुआ, CM दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि AC का मान ज्ञात करें, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के टोटल मान कर रहा है निकालने के लिए, यानी कि AC का मान क्या होगा। AC का मान पूछा, आपको बता दें तो इस तरह के प्रश्न आए तो ट्रिक से कैसे बनाएंगे, इसको इससे भाग दे देना है, जैसे इसमें भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा, जैसे इसमें भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा। देखिए तो 66 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 सेंटीमीटर, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर आ गया। तो पूछ रहा है टोटल का मान पूछ रहा है, AC का मान पूछा है, तो लिख सकते हैं ना AE प्लस EC, ये कितना है 6.6 प्लस 2.2 है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर इसका आंसर। ये ट्रिक से बना दीजिए, बन गया इस तरह से, मतलब टोटल का मान आपको AC का निकल गया। इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्या किए हैं, पहले इसको हम इससे में भाग दिए हैं, इससे 3 से हम इसमें भाग दिए हैं, तो ये वाला मान निकल गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, 8.8 होगा। एग्जेक्टिव इसी तरह बनाया जाता है। एग्जेक्टिव को आप जितना फास्ट में बनाइए उतना बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल नहीं पूछा जाता है, सिर्फ एग्जेक्टिव का मान पूछा जाता है। चलिए अब प्रश्न संख्या 24 है। देखिए प्रश्न मेरा 24 है, समांतर श्रेणी का 10वां पद होगा। देखिए
8 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है और 12 दिया है और डॉट 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 कर रहा है, मतलब कि 10वां पूछ रहा है। तो a बराबर 8 हुआ और सर्वांतर बराबर इसमें से इसको घटा देंगे, 2 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। 10 में से 2 गया तो 10 में से 8 गया तो 2 आया। तो पूछ रहा है tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुने डी, ठीक है। और देख nवां पद 10वां पद पूछ रहा था, यहाँ पर क्या होगा 10, tn बराबर होगा a का मान कितना है 8 है प्लस nवां पद देखो 10 है तो 10 लिखेंगे माइनस 1 और गुने 2 लिखेंगे तो 8 प्लस ये हो गया कितना 9, 9 दूना 18, तो 8 प्लस 18 यानी कि 28 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए उसको भी आप लोग ट्रिक से बना सकते हैं, इस प्रश्न को आप लोग ट्रिक से बना सकते हैं। जैसे 10वां पद पूछ रहा था ना, तो उसमें से एक कम कैसे लिखना है, देखिए ट्रिक से कैसे बनाते हैं, ट्रिक से तुरंत बन जाता है। देखिए 10वां पद पूछ रहा था तो n बराबर तो दिया है, 10वां पद दिया है ना, 10 दिया है ना, तो 10 में से क्या कि एक कम कर लीजिए तो होगा 9, कितना होगा ऐसे 9 और अंतर से इसमें गुना कर दीजिए, आप फर्स्ट वाला अंक इसमें जोड़ दीजिए, यही इसका आंसर है। देखिए 9 दूना 18 प्लस 8 यानी कि 28। ये इस तरह से भी बनाइए, तुरंत बन जाएगा। ये तो आपको पूरा 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरा कि यदि 25 नंबर का प्रश्न है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 इजकल टू 0 तो एक मूल 2 दिया हुआ है तो k का मान होगा। तो k का मान पूछा है, तो देखिए जब आपको इस समीकरण को x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 को साबित होगा 0 हो जाएगा तो यानी कि इसका k का मान निकल जाएगा। तो देखिए पी एक्स बराबर हम लिख लेते हैं, यानी कि ये देखिए ये पी एक्स बराबर है तो यानी कि एक मूल 2 दिया है तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे, x बराबर हम 2 रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर जब हम 2 रखें तो क्या बचेगा 2 के पावर 2 प्लस 2k इंटू 2 प्लस 4 इजकल टू 0। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 दूना 4k प्लस 4 इजकल टू 0। देखिए 4 4 8, 8 प्लस 4k इजकल टू 0। अब इस साइड लिखेंगे 4k, 8 को इस साइड ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा इस साइड। तो अब k का मान कितना निकलेगा 8, 4 को नीचे ले जाएंगे तो 4 होगा, तो यानी कि 4 दूना 8, इसलिए k बराबर 2 होगा इसका आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन कौन में, ऑप्शन नंबर सी में होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन ये प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा इसका आंसर, -2 होगा आंसर, -2 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा, -b होगा इसका आंसर, -2 होगा इसका आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। का प्रश्न मेरा कभी का समांतर श्रेणी का इतना 21 समांतर श्रेणी 21 18 और 15 डॉट डॉट का शून्यक होगा, शून्यक पद होगा यानी कि 0वां पद होगा। तुम जानते हैं कि 1 बराबर 21 हुआ, सर्वांतर d बराबर कितना हो गया, देखिए 18 में से 21 घटाएंगे तो 3 होगा, -3 होगा, -3 होगा। तो पूछ रहा है कि tn बराबर 0 होगा, tn बराबर 0 होगा। तो देखिए हम tn बराबर सूत्र हम जानते हैं, tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d होता है a का मान कितना है 21 हुआ
इक्वल टू 0 हम बोल दिए, tn बड़ा लिख दिए, tn बड़ा 0 होगा, प्लस n का मान कितना है, n का मान हमको मालूम नहीं था, n-1 गुने -3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 21 देखिए ई माइनस n में करेंगे, गुना करेंगे तो -3n प्लस माइनस माइनस गुना करेंगे तो +3 होगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो 21 और 3 24 -3n इक्वल टू 0, -3n है उसको इस साइड ले जाएंगे तो -24n, 24 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो 8 3 24 हो जाएगा, तो n बराबर होगा 8वां, n बराबर 8वां पद होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा इसका आंसर। अट्ठाईस नंबर का मेरा प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद px बराबर दिया हुआ है x² - 2x + 5 इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, तो पूछ रहा है तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a होता है। देखिए -b कितना है -2, a का मान कितना होगा 1, यानी कितना होगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 2, यानी कि 2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए, क्योंकि 17 फरवरी से एग्जाम है, टाइम बहुत कम है, इसलिए जितना हो सके उतना पढ़िए और अच्छे नंबर से पास होइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।